आप सभी का स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। यह भाग 4 के तहत आता है और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें शामिल किया गया है। पहले तो यह जानिए कि नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे कानूनी अधिकार नहीं है। इसमें कल्याणकारी बातें की गई है, अर्थात व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके कल्याण के लिए कार्य राज्य करेगा, यह इसमें कहा गया है। यानी इसके तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक में आता है और इसके तहत यह भाग 4 में रखा गया है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया तथा नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात इसको कानूनी अधिकार नहीं है। यानी कानूनी अधिकार लागू कराने संबंधित नहीं है। यानी अगर नीति निर्देशक तत्व में जो कहा गया है, अगर राज्य उसको लागू नहीं करता है तो हम उसे लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 में जो कहा गया है, मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत कहा गया है कि मूल अधिकार का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। परंतु यहाँ इसको लागू करवाने के लिए, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कल्याणकारी विकास की बात की गई है। यानी कल्याणकारी विकास का अर्थ है कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीति दृष्टि से समान अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर यहाँ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब हम एक एक अनुच्छेद को इसके तहत देखेंगे। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा दिया गया है और कहा गया है कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे, यानी विधानसभा के, विधानमंडल के क्या क्या कर्तव्य होंगे, इसके बारे में कहा गया है। जो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के तहत कहा गया है भाग 3 में, वही यहाँ पे भाग 4 में अनुच्छेद 36 में कहा गया है। मैंने इसके पहले मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो को बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे पहले उस वीडियो को देखिएगा तो आपको यह वीडियो भी समझ में आएगा। क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों को एक साथ जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगला कह रहा है अनुच्छेद 37, इसमें कह रहा है कि विधि के समान, विधि के समक्ष
सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार मिले। यानी राज्य को कहा गया है कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि सभी को समान अधिकार मिल सके, किसी के साथ आय, संपत्ति, धन, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव न किया जा सके। यानी अगर कोई कानून तोड़ता है और उसी तरह का कानून दूसरा व्यक्ति तोड़ता है तो दोनों व्यक्ति को एक ही प्रकार की सज़ा दी जाएगी, न कि अलग अलग सज़ा दी जाएगी। यही अनुच्छेद 37 में कहता है। आइए अब आगे भी कुछ अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान अधिकार दिया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ आय, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव यानी अवसर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। न आय के आधार पर करेगा, न संपत्ति के आधार पर करेगा, न लिंग, न जन्म, न धर्म के आधार पर। सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 इसमें कहा गया है कि यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है और उसे विधि व्यवसाय की आवश्यकता है तो उसको न्याय निर्णय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। यानी उसे अगर वकील की आवश्यकता है और उसका वह फीस नहीं भर सकता है तो सरकार उसके लिए, उसके केस को लड़ने के लिए वकील की व्यवस्था करेगा। जिसको विधि व्यवसाय करने वाले ये वकील होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि निःशुल्क विधि उपलब्ध कराना। इसके अलावा समान कार्य करने पर समान वेतन की व्यवस्था। इसी में कहा गया है बच्चों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल। इसी के तहत कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति का समान वितरण। यानी जो सार्वजनिक धन है उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए।
यानी यहाँ 4 बातें कही गई हैं और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कहा गया कि इसमें जोड़ा गया है और इसमें कहा गया कि निःशुल्क विधि की सुरक्षा यानी कानूनी सहायता दी जाएगी। यहाँ विधि उपलब्ध कराने का अर्थ है कानूनी सहायता, ठीक है। दूसरे में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष अगर एक ही काम कर रहे हैं तो उनको हम अलग अलग वेतन देंगे, यह नहीं होना चाहिए। तीसरा में कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए राज्य जो है उचित प्रबंध करेगा। और चौथा कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति जो है यानी सार्वजनिक जो धन है उसका समान वितरण होना चाहिए, यानी लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि जाति धर्म लिंग के आधार पर अंतर करके उसका उपयोग होना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अगला अनुच्छेद 40 है। इसमें पंचायती राज के गठन की बात की गई है कि राज्य जो है राज्य पंचायत का गठन करेगा। आप भी जानते हैं कि पंचायत ग्रामीण विकास में काफ़ी सहायता करता है, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल प्रशासन को पंचायत के तहत ही देखा जाता है। यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ लोकल प्रशासन के विकास के लिए पंचायत की व्यवस्था करेगा तथा उनको उचित सहायता देगा, यानी उनके लिए वित्त जो है प्रबंध कराएगा। राज्य वित्त आयोग जो है उनके लिए वित्त का प्रबंध करता है, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होता है 5 साल के लिए। जब हम पंचायत पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ केवल यह जान लीजिए कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। अगला अनुच्छेद है 41। इसमें कहा गया है कि काम पाने शिक्षा पाने इसके अलावा लोक कल्याणकारी कार्य अर्थात बीमार व्यक्ति को सहायता करना, बूढ़े व्यक्ति को सहायता करना राज्य का कर्तव्य है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। इसके अलावा अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है तो उसकी सहायता राज्य करेगा। इसमें इस अनुच्छेद में यही कहा गया है। अनुच्छेद 42 इसमें कहा गया है कि काम करने के स्थान का उचित प्रबंध हो। इसके अलावा प्रसूति सहायता राज्य द्वारा किया जाएगा। इसमें कहा गया अनुच्छेद 41 में हम देखें कि काम पाने का अधिकार है। अब इस अनुच्छेद 42 में कहा गया कि काम जहां वह व्यक्ति करेगा वहां पर उसके स्वास्थ्य को देखते हुए वहां उचित व्यवस्था हो, ताकि किसी प्रकार का अप्रिय घटना न घटे,
उसके जान माल की हानि न हो। इसी में कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसकी देखभाल करने के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण की व्यवस्था करता है और उसको जो है राज्य जो है धन यानी फंडिंग उपलब्ध कराता है। ये बात अनुच्छेद 42 में कहा गया। अनुच्छेद 43 इसमें कहा गया कि काम करने वाले व्यक्ति को उचित वेतन मिले। यहां कहा गया है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको उस समय जो उस काम के लिए धन निर्धारित किया गया है वही उसको धन मिलना चाहिए, यानी रुपया मिलना चाहिए। ये नहीं कि काम कर रहा है वह 8 घंटा और वेतन उसको मिले 4 घंटे का। इसके अलावा महिला पुरुष में भी उसका भेद किया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुटीर उद्योग धंधों के विकास की भी बात की गई है। कुटीर उद्योग धंधों की विकास की बात की गई। यहां कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे कल कारखाने हैं, उनके विकास के लिए भी राज्य काम करेगा। अनुच्छेद 43 हम लोग जान लिए। अब हम अनुच्छेद 44 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य एक समान सिविल संहिता का विकास करेगा। यानी राज्य के प्रत्येक जगह जो प्रशासन निर्धारित है और उसके तहत जो दंड का प्रावधान है वह सभी जगह सामान्य होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे अलग है और कहीं अलग है, ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए करेगा। राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए करेगा। देखिए, यह व्यवस्था शुरू से ही है, लेकिन इसको कानूनी अधिकार नहीं था कि कोई व्यक्ति निःशुल्क शिक्षा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। यानी न सर्वोच्च न्यायालय और न उच्च न्यायालय में आप जा सकते थे। बाद में 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के तहत यही व्यवस्था यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, यह प्रावधान किया गया और अब वो कानूनी उसको अधिकार दिया गया। आगे जो है मौलिक कर्तव्य में भी अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का लिए कहा गया। यानी दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 45 में तो ये बात कहा गया है निःशुल्क शिक्षा की,
लेकिन इसको कानूनी अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को किसी लागू कराने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। लेकिन अनुच्छेद 21A में उसे कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार के तहत उसे रखा गया है। और 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब जो है कानूनी अधिकार है कि उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सके। लेकिन यहाँ आप कोर्ट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 46। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। यानी ये यहाँ पे कहा गया कि जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST, पिछड़ा वर्ग OBC तथा जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, यहाँ यह भी जुड़ जाता है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से हो गया EWS, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। EWS का अर्थ होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। पिछड़ा वर्ग यानी OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, और SC और ST आप जानते ही हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसके उत्थान के लिए, इनके कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। अर्थात सरकारी नौकरी में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी आरक्षण कर सकता है, जो हम अनुच्छेद 16 में हम पढ़ाए थे। अनुच्छेद 18 में इसके बारे में, अनुच्छेद 15 में इसके बारे में हम चर्चा भी किए हैं। मौलिक अधिकार के तहत यहाँ भी उनको ये अधिकार दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 47। इसमें मानक द्रव्य, नशीले दवाओं, मादक पेय पदार्थ जो व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, ड्रग्स यानी दवा पर प्रतिबंध करने का अधिकार है। इसीलिए इसी का उपयोग कर नीतीश कुमार ने शराब को बंद कर दिया बिहार में। ठीक है, इसी अनुच्छेद का उपयोग किया गया। इसमें मादक द्रव्य, ड्रग्स, हानिकारक पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया। कहा गया कि राज्य को अधिकार है कि जो मादक द्रव्य है, पेय पदार्थ है, दवा है, ड्रग्स है, शराब है, जितने भी गुटखा है, पान मसाला है, सिगरेट है, खैनी है, उन सभी को राज्य जो है व्यक्ति के हित में न देखते हुए प्रतिबंध लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, सजा दिया जा सकता है। यह प्रावधान राज्य कर सकता है।
अगला अनुच्छेद है 48। अनुच्छेद 48 के तहत कहा गया है कि राज्य गाय, बछड़ा, दुधारू पशु के बलि पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन के विकास का उचित प्रबंध करेगा। यानी यहां पे कहा गया है कि राज्य को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि जो दुधारू पशु हैं, चाहे गाय हैं चाहे अन्य पशु हैं जो दूध देते हैं, उनका बलि नहीं दिया जाएगा। उनके नस्ल के विकास के लिए काम किया जाएगा। कृषि तथा पशुपालन के विकास के लिए भी काम किया जाएगा। यहाँ पर ये बात कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 49। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा का उचित प्रबंध राज्य करेगा। राष्ट्रीय स्मारक का अर्थ है कि जो हमारा धरोहर है, चाहे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इत्यादि को संरक्षित किया जाएगा, उसको कोई हानि न पहुंचाए। अगर कोई हानि पहुंचाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करेगा। अर्थात न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना। यानी यहां न्यायपालिका का अलग काम होगा और कार्यपालिका का अलग काम होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों जो है एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी करेंगे ज़्यादा। इसके लिए अलग अलग व्यवस्था की बात की गई। लेकिन जब कार्यपालिका ऐसा काम करता है जो न्याय उचित नहीं है, तब न्यायपालिका जो है उसमें हस्तक्षेप जरूर करता है। लेकिन यहाँ अलग करने की बात की गई है। अगला है अनुच्छेद 51। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों आदि का शांतिपूर्ण समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हुए हैं उसको लागू करना यह राज्य का कर्तव्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान राज्य करेगा। यानी जो दूसरे देश से हमारा जो समझौता होता है, चाहे वह सीमा विवाद हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, तो वैसे समझौते यानी ट्रीटी जो किया गया है उसको लागू करना, अगर विवाद है दूसरे देश से तो उसका शांतिपूर्ण उसका समाधान करना, ये राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 के तहत रखा गया है और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक समाहित किया गया है। हमने प्रत्येक अनुच्छेद को बारी बारी से एक एक कर समझा है, जाना है। इससे जो है आपको विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वह बीपीएससी हो, 67वीं हो या 68वीं हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार टीचर हो, या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, यहाँ से प्रश्न जो है आपके 1 से 2 देखने को मिलते हैं। आप जो है, मैंने मौलिक अधिकार को भी पढ़ाया है जो भाग 3 के तहत है। इससे पहले मैंने उससे संबंधित भी 2 पार्ट में वीडियो लाया था, आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। चूँकि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक तीनों वीडियो एक साथ नहीं देखेंगे आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम यही कहेंगे, अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।